नमस्कार। आज हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे सामने इग्नू की एक किताब के कुछ अंश हैं जो दुनिया भर में अकादमिक सिलेबस का हिस्सा भी है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण किताब है। हमारा इरादा है लोकतंत्र की जड़ों तक जाना। ये सोच आखिर आई कहाँ से, इसके बुनियादी सिद्धांत क्या हैं, और आज ये हमें किन अलग अलग शक्लों में देखने को मिलती है। हाँ, और क्या आपको पता है 1992 में लोकतंत्र के 2500 साल पूरे होने का एक तरह से जश्न मनाया गया था। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है ना? ये अपने आप में काफी अनोखी बात है, क्योंकि किसी और राजनीतिक विचार का इस तरह से जश्न शायद ही कभी मनाया गया हो। सही बात है। तो चलिए इसी दिलचस्प नोट से आज की चर्चा शुरू करते हैं। लोकतंत्र आखिर है क्या, और ये सफर ये शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो ये शब्द ही डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेसी, ये ग्रीक भाषा के डेमोक्राटिया से निकला है। डीमोस यानी आम लोग, हाँ। और क्रेटोस यानी शासन या ताकत। तो सीधा मतलब हुआ आम लोगों का शासन। सुनने में तो ये बड़ा सीधा और अच्छा लगता है ना? हाँ, मतलब तो सीधा है, पर इसका असली मतलब और अमल वो वक्त के साथ काफी बदला है। अच्छा। अगर हम शुरुआत देखें तो प्राचीन एथेंस को करीब 2500 साल पहले पहला बड़ा और स्थिर लोकतंत्र माना जाता है। एथेंस, हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ की डेमोस यानी जनता आज की हमारी समझ से बहुत अलग थी। अलग कैसे? कौन लोग शामिल नहीं थे इस जनता में? उसमें 3 बहुत बड़े समूह शामिल नहीं थे। एक तो गुलाम या दास, जिनकी आबादी काफी बड़ी थी। ओके। दूसरे महिलाएं, उन्हें नागरिक नहीं माना जाता था। महिलाएं भी नहीं? जी नहीं। और तीसरे विदेशी मूल के लोग जो एथेंस में रहते तो थे, जिन्हें मेटिक्स कहा जाता था, पर उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अच्छा। तो अंदाजा लगाइए, कुल आबादी का शायद 1/4 हिस्सा ही असल में नागरिक था, जिन्हें शासन में हिस्सा लेने का हक था। सिर्फ 1/4? ये तो आज के हिसाब से बहुत ही कम है। बहुत कम। फिर भी इसे लोकतंत्र का शुरुआती रूप क्यों माना जाता है? कुछ तो खास रहा होगा। क्योंकि उस जमाने के लिहाज से ये क्रांतिकारी था। सोचिए, करीब 40,000 नागरिक सीधे तौर पर राजनीतिक फैसलों में हिस्सा लेते थे। 40,000 सीधे तौर पर? हाँ, सीधे। उनकी एक सभा होती थी जिसे एक्लेसिया कहते थे, जो नीतिगत मुद्दों पर बहस करती थी और फैसले लेती थी। और ये सभा साल में लगभग 300 दिन मिलती थी। 300 दिन? लगभग रोज ही? लगभग रोज। और नागरिक बारी बारी से प्रशासनिक पदों पर भी काम करते थे और जूरी सदस्य भी बनते थे। अच्छा। ये उस वक्त के हिसाब से सचमुच लोगों की सीधी भागीदारी थी, भले ही वो लोग बहुत सीमित थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। 300 दिन सभा चलना आज तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या ये सब इतना आसानी से चलता था? कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं। आसानी से तो बिल्कुल नहीं चलता था। एथेंस के लोकतंत्र का इतिहास अंदरूनी झगड़ों और संघर्षों से भरा पड़ा है। अच्छा। हाँ, जो अमीर और कुलीन वर्ग था, साथ ही सेना के जनरल और ताकतवर नेता, वो अक्सर सत्ता पर कब्जा करने की फिराक में रहते थे। उस दौर के लेखकों जैसे प्लेटो और अरस्तु, उनके कामों में भी आम नागरिकों, खासकर गरीबों के लिए एक तरह का तिरस्कार या अविश्वास छलकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये एक दिलचस्प बात है कि लोकतंत्र के लिए लड़ाई हमेशा से जन्म या संपत्ति के आधार पर बनी राजनीतिक गैर बराबरी के खिलाफ रही है। अच्छा। एथेंस में भी यही हुआ, और बाद में भी आप देखेंगे यही पैटर्न दिखता है। तो ये एथेंस वाली बात तो लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये विचार आया कहाँ से। पर साथ ही इसमें शुरुआत से ही ये कौन है जनता वाला सवाल भी जुड़ा था। बिल्कुल। अब अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की तरफ देखें तो किताब बताती है कि ये किसी एक दिन या एक क्रांति का नतीजा नहीं है, बल्कि कई सदियों में हुए सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक बदलावों का मिला-जुला असर है। बिल्कुल। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी ज्यादा जटिल है। ब्रिटेन का उदाहरण ले अगर, हाँ, ब्रिटेन, तो वहाँ लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे हुआ, एकदम क्रमिक रूप से। हाँ। खासकर 18वीं सदी के मध्य में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति, हाँ। उससे भी पहले 17वीं सदी में गृह युद्ध हुआ था, जिसने राजा की जो असीमित ताकत थी उसे खत्म किया और शक्ति संसद को मिली। संसद को, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव होता था। हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन, जो चुनावा होता था। लेकिन ये चुनाव का अधिकार तो शुरू में सबके पास नहीं था, है ना? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, यही समझना जरूरी है। बिल्कुल नहीं था सबके पास। शुरुआत में वोट देने का हक सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति होती थी, मतलब जमींदार वर्ग। सिर्फ जमींदार? हाँ,
फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा। 1832 का रिफॉर्म एक्ट आया, उसने शहरों में उभर रहे नए अमीर और मध्य वर्ग को ये हक दिया। अच्छा। फिर धीरे धीरे मजदूर वर्ग के पुरुषों को शामिल किया गया, लेकिन महिलाओं को कब मिला? महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए 1929 तक इंतजार करना पड़ा। 1929? इतना देर से? हाँ, और सबके लिए, यानी हर वयस्क नागरिक के लिए जी। बिना किसी संपत्ति या लिंग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं, वो 1948 में जाकर पूरी तरह लागू हुआ। 1948 में? तो ये तो सैकड़ों साल की कहानी है ब्रिटेन में। जी बिल्कुल, बहुत लंबा संघर्ष। ब्रिटेन में तो ये धीरे धीरे हुआ, लेकिन फ्रांस का रास्ता तो काफी अलग और तूफानी रहा। जी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। हाँ, फ्रांस की कहानी एकदम अलग है। तो लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, फ्रांस ने नहीं, बिल्कुल अलग एक क्रांतिकाली लोकतांत्रिक परंपरा शुरू की। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नारा दुनिया भर में गूंजा। क्रांति ने राजशाही को उखाड़ फेंका और लोकप्रिय संप्रभुता यानी जनता ही सबसे ऊपर है, इस विचार पर जोर दिया। और वहीं से वो मानवाधिकार घोषणा पत्र भी आया था ना? जी हाँ, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये बहुत ही अहम दस्तावेज है। क्या कहा गया था उसमें? उसने कहा कि व्यक्तिगत आजादी, सोचने और धर्म की आजादी, संपत्ति रखने का अधिकार और कानून के सामने बराबरी, ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं। प्राकृतिक अधिकार? हाँ, लेकिन फ्रांस में भी वोट के अधिकार का सफर काफी उठापटक वाला रहा। अच्छा, वहां भी? हाँ जी, पुरुषों को लगभग सभी को वोट का अधिकार मिला, फिर छीन लिया गया, फिर 1848 में दोबारा मिला। अरे! इन महिलाओं को वोट का अधिकार फ्रांस में भी बहुत बाद में 1946 में मिला। 1946? ब्रिटेन से भी बाद में? हाँ। और अमेरिका? वहां की कहानी भी दिलचस्प है। 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ने कहा कि सब मनुष्य समान बनाए गए हैं। फिर गणराज्य बना। हाँ, अमेरिका ने राजशाही को नकार कर एक गणराज्य बनाया, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी, और कागज पर समानता का आदर्श रखा गया। कागज पर? हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ भी अलग थी। शुरुआती अमेरिकी लोकतंत्र भी काफी हद तक गोरे, संपत्ति वाले पुरुषों तक ही सीमित था। फिर वही बात? बिल्कुल। महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में जाकर मिला। 1920? और जो मूल अमेरिकी निवासी थे और अश्वेत नागरिक, उन्हें तो बराबरी के नागरिक और वोटिंग अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा, जो 20वीं सदी के मध्य तक चला। तो तीनों बड़े उदाहरण, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये दिखाते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास भी संघर्षों से भरा रहा है, और समानता का आदर्श वो धीरे धीरे ही हासिल हुआ है, कहीं भी एकदम से नहीं आ गया। तो इतिहास से ये साफ है कि लोकतंत्र सिर्फ एक बनी बनाई व्यवस्था नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक संघर्ष है। बिल्कुल। अब जरा उन बुनियादी विचारों पर आते हैं जिन पर लोकतंत्र टिका है। किताब कहती है कि लोकतंत्र के साथ अधिकार, स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार जुड़े हुए हैं, और इन सब के केंद्र में है व्यक्तिगत स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का विचार। ये स्वायत्तता क्या है, ठीक से समझाए तो? हाँ, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी, इसका सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक खुद है। अपने जीवन का मालिक खुद? हाँ, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकता है। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जैसे बड़े राजनीतिक चिंतकों ने इस पर बहुत जोर दिया। हॉब्स और लॉक? हाँ। उनका कहना था कि सरकार का काम व्यक्ति की इसी स्वायत्तता, उसके जीवन, उसकी आजादी और उसकी संपत्ति की रक्षा करना है। सरकार का काम रक्षा करना है? जी। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, वोट देकर, अपनी राय रखकर। ये एक तरह से अपने ऊपर खुद शासन करने जैसा है। लेकिन व्यक्ति तो समाज में रहता है, अकेला तो नहीं। तो फिर समाज के लिए फैसले कैसे लिए जाएं? सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे तो कैसे चलेगा? सही सवाल है। यहीं पर स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ सामूहिक निर्णय निर्माण का सवाल आता है। क्योंकि व्यक्ति समुदाय का हिस्सा है, इसलिए समुदाय के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उनमें भी उसकी भागीदारी जरूरी है। उदारवादी राजनीतिक सोच, जो आधुनिक लोकतंत्र का आधार है,
वो मानती है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए और सरकार की ताकत सीमित होनी चाहिए और उसे लोगों की सहमति से चलना चाहिए। पर जब सब लोग मिलकर फैसला करेंगे तो उसमें समानता कैसे आएगी? मतलब सबकी बात बराबर कैसे मानी जाएगी? मान लीजिए किसी मुद्दे पर बहुत अलग अलग राय है, तो फैसला कैसे होगा? यह लोकतंत्र का एक बहुत सैद्धांतिक सवाल है और इस पर दो तरह की समानता की बात की जाती है। दो तरह की? कौन सी? पहली है प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी, यानी फैसला लेने से पहले सबकी राय का वजन बराबर होना चाहिए। किसी की बात सिर्फ इसलिए ज्यादा या कम महत्वपूर्ण न हो कि वो अमीर है या गरीब है या किसी खास जाति या धर्म का है। ठीक है, फैसला लेने से पहले बराबरी। और दूसरी है रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी, यानी जब बहुमत से कोई फैसला हो जाए तो ये माना जाए कि वो सबकी सामूहिक इच्छा को दर्शाता है, उसमें सबकी भागीदारी शामिल है, भले ही कुछ लोग उससे सहमत न हो। अच्छा, यानी फैसले के बाद भी उसे सबका फैसला मानना। एक तरह से हाँ, ज्यादातर लोकतंत्रों में बहुमत के शासन यानी मेजॉरिटी रूल को इन शर्तों को पूरा करने का सबसे व्यवहारिक तरीका माना जाता है। हालांकि इसकी भी अपनी सीमाएं और आलोचनाएं हैं, पर यह सबसे कॉमन तरीका है। ठीक है, तो ये हुए लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सिद्धांत: स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र ही क्यों और व्यवस्थाएं क्यों नहीं? लोकतंत्र को सही क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? किताब में दो मुख्य तर्क बताए गए हैं। हाँ, दो मुख्य आधार है लोकतंत्र को सही ठहराने के या उसके औचित्य के। पहला है इसका अंतर्निहित या इंट्रिंसिक मूल्य। इंट्रिंसिक मूल्य मतलब? इसका मतलब है कि लोकतंत्र अपने आप में ही अच्छा और नैतिक रूप से सही है, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हो। अपने आप में अच्छा कैसे? क्योंकि ये समानता और मानवीय गरिमा के विचार का सबसे अच्छा राजनीतिक रूप है। ये मानता है कि हर नागरिक बराबर है और उसे अपने शासकों को चुनने और उन पर सवाल उठाने का हक होना चाहिए। ये लोगों को महज प्रजा नहीं बल्कि नागरिक बनाता है, एक गरिमा देता है। ये बात तो है, नागरिक होना, प्रजा ना होना। और दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है साधनात्मक या इंस्ट्रूमेंटल मूल्य का। इंस्ट्रूमेंटल मतलब साधन। साधन? किस चीज का साधन? इसका मतलब है कि लोकतंत्र सिर्फ अपने आप में अच्छा नहीं है, बल्कि ये अच्छे नतीजे लाने का एक साधन भी है। अच्छा, कैसे? क्या अच्छे नतीजे? जैसे ये माना जाता है कि जब नेताओं को चुनाव जीतने के लिए मुकाबला करना पड़ता है तो इससे बेहतर और ज्यादा जवाबदेह नेता चुनकर आ सकते हैं। कंपटीशन होता है। हाँ, प्रतिस्पर्धा। फिर जब फैसले लेने में ज्यादा लोगों की राय शामिल होती है तो सरकार की मनमानी या सत्ता के दुरुपयोग की आशंका कम होती है। चेक रहता है। चेक एंड बैलेंस। और शायद सबसे अहम बात, लोकतंत्र लोगों के विकास में मदद करता है। लोगों के विकास में? वो कैसे? जब लोग राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, बहस करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो सीखते हैं, ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, उनका खुद का विकास होता है। ये दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह काफी मजबूत लगते हैं कि लोकतंत्र अपने आप में भी सही है और अच्छे नतीजे लाने में भी मददगार है। जी। लेकिन अब एक और जरूरी बात पर आते हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ था थोड़ा सा। आज की दुनिया में बड़े बड़े देशों में लाखों करोड़ों की आबादी है। तो क्या ये मुमकिन है कि हर नागरिक हर फैसले में सीधे तौर पर शामिल हो, जैसे पुराने एथेंस में होता था? नहीं, व्यवहारिक रूप से तो ये संभव नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इतने बड़े समाजों में हर कानून या नीति पर सबकी सीधी राय लेना या वोटिंग कराना ये बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। हाँ। इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र ज्यादातर प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में ही काम करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। एमपी, एमएलए वगैरह। बिल्कुल, नागरिक वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये चुने हुए लोग फिर संसद या विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। यहाँ पर अंतिम शक्ति या संप्रभुता तो जनता के पास ही मानी जाती है, क्योंकि जनता नियमित चुनावों के जरिए इन प्रतिनिधियों को बदल सकती है अगर वो उनके काम से खुश नहीं है। हाँ, चुनाव का अधिकार। आज दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्र इसी मॉडल पर चलते हैं। तो क्या इसी को लोकतंत्र मान लेना काफी है? मतलब अगर चुनाव हो रहे हैं, संसद है, संविधान है, तो क्या लोकतंत्र का काम पूरा हो गया? सब ठीक है? यहीं पर लोकतंत्र के दो अलग-अलग चेहरों या कहे तो समझ की बात आती है। दो चेहरे? हाँ,
अगर हम लोकतंत्र को सिर्फ कुछ संस्थाओं और प्रक्रियाओं के होने तक सीमित कर दें, जैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हों, एक चुनी हुई विधायिका हो, कानून का शासन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो इसे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रक्रियात्मक मतलब प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। हाँ, कि सारी प्रक्रियाएं अपनी जगह पर है, इसलिए लोकतंत्र है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये प्रक्रियाएं तो जरूरी हैं ही लोकतंत्र के लिए। दिक्कत ये है कि ये तस्वीर अधूरी है। प्रक्रियाएं बेहद जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता, लेकिन सिर्फ प्रक्रियाओं का होना काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि ये नजरअंदाज कर देता है समाज की जमीनी हकीकत को, यानी गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को। अच्छा, असमानता। हाँ, सोचिए, क्या एक बेहद गरीब अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास रोज की रोटी का जुगाड़ करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनावों में या राजनीतिक बहसों में उतनी ही बराबरी से, उतने ही प्रभावी ढंग से हिस्सा ले सकता है जितना एक अमीर, पढ़ा लिखा और साधन संपन्न व्यक्ति? नहीं, शायद नहीं। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अवसरों की समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी रह जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। बिल्कुल। इसीलिए लोकतंत्र का असली आदर्श सिर्फ प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वास्तविक या सब्सटेंटिव लोकतंत्र का है। वास्तविक लोकतंत्र। हाँ, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है एक ऐसा समाज जहां सिर्फ वोट देने का अधिकार ही न हो, बल्कि सभी नागरिक इतने शिक्षित, जागरूक और सशक्त हों कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सही मायने में इस्तेमाल कर सकें। जहां सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इतनी ज्यादा ना हो कि वो लोगों की राजनीतिक भागीदारी के रास्ते में रुकावट बने। जहां लोकतंत्र सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों का खेल न बनकर समाज के हर तबके, गरीब, महिला, अल्पसंख्यक, वंचित, सबकी आवाज और जरूरत को जगा दे। तो ये एक आदर्श है। हाँ, ये एक आदर्श है जिसे पाने के लिए लगातार कोशिश करने की जरूरत होती है। सिर्फ चुनाव करा देने से ये हासिल नहीं होता। ये प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रक्रियाएं नींव हैं, लेकिन मंजिल वास्तविक समानता और सबकी भागीदारी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र के कुछ मुख्य प्रकारों को देखते हैं जिनका जिक्र किताब में है। आपने कहा था कई प्रकार हैं। हाँ, लोकतंत्र के कई अलग अलग मॉडल या प्रकारों की बात की जाती है जो अलग अलग बातों पर जोर देते हैं। पहला तो वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रतिनिधि लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव। ये बड़े और जटिल समाजों के लिए सबसे आम मॉडल है, जहां नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? मतलब कुछ लोग इसके खिलाफ भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। हॉब्स और लॉक जैसे विचारक मानते थे कि प्रतिनिधि शासन जनता की सहमति पर आधारित होता है, और ये व्यवहारिक भी है। लेकिन रूसो जैसे विचारक इसके कड़े आलोचक थे। रूसो, उन्होंने क्या कहा? उनका मानना था कि संप्रभुता यानी शासन करने की असली शक्ति जनता से अलग नहीं की जा सकती, उसे किसी प्रतिनिधि को सौंपा नहीं जा सकता। वो सीधी भागीदारी के पक्ष में थे। सीधी भागीदारी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ शुम्पेटर जैसे कुछ 20वीं सदी के विचारक थे जो मानते थे कि जनता का शासन एक तरह का भ्रम है। भ्रम मतलब? उनके अनुसार लोकतंत्र का असली काम सिर्फ इतना है कि वो अलग-अलग इलीट गुटों, मतलब इलीट्स में से शासक चुनने का एक तरीका मुहैया कराए। जनता का काम बस नेताओं को चुनना है, खुद शासन करना नहीं। तो शुम्पेटर का नजरिया तो काफी सीमित लगता है लोकतंत्र को लेकर। हाँ, काफी सीमित और इलीटवादी नजरिया है। यहीं से शायद दूसरे प्रकार की जरूरत महसूस होती है, भागीदारी लोकतंत्र। बिल्कुल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये मॉडल रूसो और खासकर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों से प्रेरणा लेता है। J.S. मिल। हाँ, इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा सीधे तौर पर शामिल होना चाहिए। ज्यादा भागीदारी। हाँ, मिल का मानना था कि ऐसी भागीदारी न सिर्फ बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, बल्कि ये नागरिकों को नैतिक और बौद्धिक रूप से बेहतर इंसान बनाती है, उनका शिक्षण करती है, मतलब वो सीखते हैं। अच्छा, भागीदारी से सीखना। आज के समय में इसके समर्थक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोकतंत्र को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे लोगों के रोजमर्रा के जीवन में लाना चाहिए, उनके मोहल्ले में, उनके काम करने की जगह पर, स्कूलों में, मतलब हर जगह। हाँ, ताकि लोग ज्यादा सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बन सकें, ग्रास रूट लेवल पर। अच्छा। तीसरा प्रकार है विचारशील लोकतंत्र, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डिलिबरेटिव। इसमें किस बात पर फोकस है?
इसमें मुख्य जोर विचार विमर्श यानी डेलिब्रेशन पर है। बहस, बातचीत। हाँ, तर्क वितर्क ये मॉडल मानता है कि राजनीतिक फैसले सिर्फ वोटों की गिनती या अलग-अलग गुटों के हितों के टकराव का नतीजा नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या होने चाहिए? बल्कि फैसले सार्वजनिक बहस, तर्क वितर्क और एक दूसरे को समझने की कोशिश के आधार पर लिए जाने चाहिए। नागरिक तर्क और संवाद के जरिए एक आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। आम सहमति, हाँ। यहाँ व्यक्तिगत स्वायत्तता और तर्क करने की क्षमता बहुत अहम है। लक्ष्य होता है ऐसे नतीजे पर पहुंचना जो सबको स्वीकार्य हो, क्योंकि वो तर्क संगत है, न कि सिर्फ इसलिए कि बहुमत ऐसा चाहता है। ये तो काफी आदर्शवादी लगता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, आदर्शवादी तो है और इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके समर्थक मानते हैं कि ये लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बना सकता है। अगला प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी। ये शब्द अक्सर सुनने में आता है, खासकर यूरोप के संदर्भ में। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी, इसकी सबसे बड़ी चिंता सामाजिक और आर्थिक समानता है। समानता? हाँ, ये मानता है कि सच्ची आजादी और लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज में भारी गैर बराबरी न हो। ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट का अधिकार को काफी नहीं मानता, बल्कि सामाजिक अधिकारों पर भी जोर देता है। सामाजिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार। ये कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता है। वेलफेयर स्टेट? जी, यानी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बाजार की शक्तियों को नियंत्रित करे, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करे और सभी नागरिकों के लिए, खासकर कमजोर वर्गों, गरीब, महिला, विकलांग, बुजुर्ग, अल्पसंख्यक के लिए समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो इसका फोकस आर्थिक और सामाजिक बराबरी पर ज्यादा है, राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ? बिल्कुल, दोनों साथ साथ। और आखिर में एक नया विचार है वैश्विक लोकतंत्र, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटन, ये क्या है? ये विचार वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर से जुड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ गई है। हाँ, इंटरनेट, व्यापार। बिल्कुल। कई समस्याएं और फैसले ऐसे हैं जो किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं हैं, जैसे पर्यावरण बदलाव, आतंकवाद, व्यापार, मानवाधिकार। ये सब ग्लोबल मुद्दे हैं। सही बात। इसलिए कुछ विचारक अब ये तर्क दे रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने अपने देशों के लोकतंत्र के बारे में नहीं, बल्कि एक वैश्विक नागरिकता और वैश्विक लोकतंत्र के बारे में भी सोचने की जरूरत है। वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल सिटीजनशिप, इसका मतलब क्या हुआ? वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करेगा? इसका मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन, विश्व व्यापार संगठन WTO या यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय संगठन, उनमें ज्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक भागीदारी होनी चाहिए। अभी वो उतनी डेमोक्रेटिक नहीं है। हाँ, उनमें तो देशों की सरकारें होती हैं। जी, साथ ही दुनिया भर में जो नए सामाजिक आंदोलन उभर रहे हैं, जैसे पर्यावरण आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, वो भी एक तरह की वैश्विक समाज और वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत की तरफ इशारा करते हैं। इंटरेस्टिंग। ये अभी एक उभरता हुआ विचार है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया बदल रही है। तो आज हमने लोकतंत्र के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश की, प्राचीन एथेंस की सीमित शुरुआत से लेकर आज के जटिल और बहुआयामी लोकतंत्र तक। हाँ, जिसमें प्रतिनिधि, भागीदारी, विचारशील, सामाजिक और यहाँ तक कि वैश्विक आयाम भी शामिल हैं। हमने इसकी जड़ों में मौजूद सिद्धांतों, स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता को भी देखा। और हमने ये भी समझा कि लोकतंत्र को क्यों जरूरी माना जाता है, इसके अपने नैतिक मूल्य के कारण और अच्छे नतीजे लाने की क्षमता के कारण। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, सिर्फ संस्थाएं और नियम, और वास्तविक लोकतंत्र, सच्ची समानता और भागीदारी के बीच के फर्क को पहचाना। हाँ, जो आज भी लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल स्वाभाविक रूप से मन में आता है, जिसे हम शायद अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल, एक सवाल तो बनता है। वो ये है कि आज के इस दौर में जहां हम एक तरफ वैश्वीकरण के कारण दुनिया को जुड़ते हुए देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई समाजों के अंदर और देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक खाई भी बढ़ रही है।
असमानता बढ़ रही है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो ऐसे में वास्तविक लोकतंत्र का वो आदर्श जहां हर नागरिक पूरी तरह से जानकार, सशक्त और बराबरी के साथ राजनीतिक जीवन में हिस्सा ले सके, क्या वो हासिल करना और भी मुश्किल होता जा रहा है? या फिर क्या वैश्वीकरण और नई तकनीकें जैसे इंटरनेट वगैरह हमें वैश्विक स्तर पर जुड़ने और शायद लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी, ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाने के नए रास्ते भी दिखा सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या चुनौती ज्यादा बड़ी है या अवसर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद हमें भविष्य में मिलेंगे या हमें खोजने होंगे। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।